जय हिंद। आइए इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो थर्ड एडिशन बुक निकाला गया है उस बुक का देखेंगे। जो बिहार दरोगा के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैप्चर किया गया है इस बुक में, जो टोटल 25 सेट हैं। 2024 से 2008 के बीच जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी पीटी मेंस सभी का क्वेश्चन आपको मिलेगा और बेहतरीन डिस्कशन के साथ इस बुक में है। अगर इस बुक का पीडीएफ चाहते तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इस बुक का पीडीएफ या सेट वाइज जो आपको इस वीडियो में 1717 पोस्ट के मेंस का क्वेश्चन कराने वाले हैं। जो पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 में देखेंगे। जो पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन हो चुका है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो 22 जुलाई 2018 को यह एग्जाम लिया गया था। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखते हैं। गांधी जी दांडी यात्रा के प्रारंभ किस तारीख और वर्ष से किए थे? गांधी जी दांडी यात्रा के प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में किए थे? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किए थे। 12 मार्च 1930 को। अंग्रेजों के नमक उत्पादन का एकाधिकार को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का आग्रहण किया। इसकी शुरुआत जो 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से हुई थी और 6 अप्रैल को यह दांडी यात्रा पहुंची थी। 6 अप्रैल को दांडी पहुंची। इसी दिन सुबह 6:30 बजे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के बनाए नमक कानून को तोड़े थे। यही नहीं, इसी के बाद देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो 1934 ईस्वी तक चला था। दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी ने अपना 78 अन्य सहयोगी के साथ निकले थे और 386 किलोमीटर 240 मील यह पैदल यात्रा किए थे। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के द्वारा आंदोलन स्थगित किया गया था। दांडी यात्रा जो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के तहत स्थगित किया गया था। दांडी मार्च में 91 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार की ओर से अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान किया गया है, जो 12 मार्च 2021 को 75वें आज़ादी वर्ष 2022 तक जारी रहेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित जानकारी को जानते हैं। जो फरवरी 1930 में ईस्वी को साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस की बैठक जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होने को बागडोर गांधी हाथ में सौंप गई। गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय का समक्ष 11 सूत्री मांग रखी और दांडी यात्रा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी नवसारी जो गुजरात में पड़ता है तथा 241 मील की यात्रा की ओर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी नमक कानून का उल्लंघन किया और देश भर में यह आंदोलन शुरू हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना में नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा के मुसोलिनी को रोम मार्च से की थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। जो तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली के वेदारण्य तक नमक की यात्रा किए थे और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जो सीमांत गांधी ने किए। उनका नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार एवं लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया। उन्हें पख्तून नामक पत्रिका प्रकाशित किए थे। मणिपुर और नागालैंड में यदुनाग नागन के नेतृत्व में जियान तरंग आंदोलन चलाया गया। बाद में गैंडनीव ने इसे नेतृत्व प्रदान किया और लाल बहादुर शास्त्री ने जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी। 4 मई की रात को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवादा जेल भेज दिया गया और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू और इमाम साहब ने
धरसाना जो महाराष्ट्र में पड़ता है, नमक कारखाने के धावा बोला। और पुलिस के अत्याचार को देखकर अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने कहा कि मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा था। इस आंदोलन के समय बच्चों को वानर सेना और लड़कियों की मंजर सेना का गठन किया गया था। लड़कों के लिए वानर सेना और लड़कियों के लिए मंजर सेना का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन सी राज्य का था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो अरुणाचल प्रदेश का था, जो प्रति वर्ग किलोमीटर 17 थे। तो आइए इसका बेहतरीन जनसंख्या घनत्व जनगणना से संबंधित क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो अरुणाचल प्रदेश का था। अरुणाचल प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 17 प्रति वर्ग किलोमीटर थे। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार बिहार राज्य का है, जो 1 किलोमीटर में 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है, 11,320 प्रति किलोमीटर में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो अंडमान निकोबार द्वीप है, जो 46 प्रति वर्ग किलोमीटर पर है। 1 किलो में 46 लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। भारत की प्रथम जनगणना जो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था, यह पूर्णतः नहीं किया गया था। उसके बाद भारत नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ। स्टार्ट किए थे 1872 में लॉर्ड मेयो के, अगर नियमित रूप से जनगणना जो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या सांद्रण के महत्वपूर्ण सूचांक में एक है। जनसंख्या घनत्व के प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्ति की संख्या के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बाई कुल क्षेत्रफल में भाग दिया जाता है, तो जनसंख्या घनत्व प्राप्त होता है। वर्ष 1921 ईस्वी में जनगणना का महान विभाजक की संज्ञा दिया गया, जो भारत के सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला 4 राज्य हैं। तो आइए उन 4 राज्यों को देखते हैं। एग्जाम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो सर्वाधिक देखते हैं, बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, पहला शिवहर है जो 1882 किलोमीटर पर। पश्चिम बंगाल दूसरा है 1028। तीसरा पर केरल है 860 और उत्तर प्रदेश 829 है। और निम्नतम से देख लेते हैं। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 17 है, मिजोरम में 52 है, सिक्किम में 86 लोग हैं, मणिपुर में 115 है। नीचे से 4 और ऊपर से 4 लोग के देखें। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश एवं न्यूनतम जनसंख्या। अब केंद्र शासित प्रदेश को देख लेते हैं। पहला पर दिल्ली है जो 11,320 है। दूसरा पर चंडीगढ़ 9,258। पांडुचेरी तीसरा स्थान पर आता है जो 2547। दमन और दीव 1191। और न्यूनतम सबसे न्यूनतम अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, जो प्रति वर्ग किलोमीटर पर 46 लोग रहते हैं। दादर नगर हवेली जो 700 है और लक्षद्वीप जो 2149 है। भारत की जनसंख्या घनत्व जनगणना 2011 के आधार पर 17.5% दार्षिक वृद्धि के साथ 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर हैं। भारत में पहली बार जनगणना जो 1872 ईस्वी में हुआ, परंतु इसमें भारत का संपूर्ण भाग का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। लगभग 20% भाग पर ही छूटा गया भाग इसमें छूट गया था। 20% 80% भाग हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय
वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। तो आइए इनसे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन सदस्य देश द्वारा किया जाता है। IMF के सदस्य देशों का अंशदान के आधार पर उन्हें मत देने का अधिकार भी दिया गया। IMF की स्थापना जो 27 दिसंबर 1945 को किया गया था। इसका मुख्यालय जो वाशिंगटन DC में है। IMF सदस्य देशों के बीच भुगतान संतुलन में सहयोग देता है। राष्ट्रीय मंडल कॉमनवेल्थ है। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इनकी स्थापना 1926 में किया गया था। राष्ट्रीय मंडल का मुख्यालय जो लंदन में है। आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म उस समय हुआ जब 1949 ईस्वी में एक गणराज्य होने के उपरांत ही भारत के इसका सदस्य बनाया गया। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या 56 हो गई है। 56वां देश जो टोगो है और 55वां देश जो गैबान है। राष्ट्रमंडल का सर्वाधिक प्रभावशील अंग राष्ट्रमंडलीय शासनाध्यक्षों में सम्मेलन है। वर्तमान में इसके महासचिव जो पेट्रिसिया जो स्कॉटलैंड के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्यों की संख्या 193 हो गई है। 193वां देश जो दक्षिणी सूडान बना है। दक्षिणी सूडान 193वां सदस्य बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसमें 15 सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? जो पहला अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्य के निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के बीच लिए किया जाता है। बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति संयुक्त घटक कहलाती है। आपका ऑप्शन सी होगा, जो स्टैगफ्लेशन। तो आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। जो बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति में संयुक्त संगठन स्टैगफ्लेशन कहलाता है। यह अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है। मुद्रास्फीति का दर करने के बजाय बाजार में तरलता की कमी करना चाहिए। मंदी को दूर करने के लिए क्रय शक्ति का अधिक प्रभाव बनाना चाहिए। मुद्रा का मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य होने वाले परिवर्तन का मुख्य 4 रूप होते हैं। पहला देखते हैं मुद्रास्फीति, दूसरा अस्फीति एवं मुद्रा संकुचन, मुद्रास्फीति, मुद्रा अस्फीति। यह 4 प्रकार के मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन करने का होता है कार्य। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो CRR को कम करके प्रभाव में कम किया जा सकता है। तो आइए इसका बेहतरीन डिस्कशन देखते हैं। जो बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा CRR को कम करके। बैंक दर वह दर है जिस पर दर का RBI वाणिज्य बैंक को ऋण उपलब्ध कराता है। वर्तमान में बैंक दर जो वर्तमान में 6.5% है। जो RBI कमर्शियल बैंक RBI 1 वर्षों के तक के लिए ऋण लेती है और उसे ब्याज देती है। और दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक RBI के नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसे बैंक दर कहते हैं। बैंक दर कम करने के से बाजार में तरलता बढ़ जाती है। रेपो दर जो वर्तमान में 6.25% है, जो 2 से 14 दिनों के लिए दिया जाता है। और कमर्शियल बैंक RBI को ऋण लेती है तो उससे ब्याज देती है। MSF जो वर्तमान में 6.5% है, जो 1 दिन के लिए दिया जाता है। यह RBI बैंक ऋण लेती है तो उससे ब्याज कहलाता है।
रिवर्स रेपो दर अल्पकालीन अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंकों के जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है उसे रिवर्स रेपो दर कहलाता है। सामान्यतः बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाए जाने पर उसे कमी लाने के उद्देश्य से रिवर्स बैंक की बढ़ी ब्याज को दर को कमर्शियल बैंकों के अल्प अवधि के लिए नगद रिजर्व बैंक के जमा करने की प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे रिवर्स रेपो दर वर्तमान में जो 3.35% है। जो यह रिवर्स रेपो दर का क्वेश्चन जो 2023 में जो 64% के लिए क्वेश्चन पेपर हुआ था, पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नगद आरक्षित अनुपात जो CRR जो अभी क्वेश्चन में पूछा है, उसमें किसी वाणिज्य बैंकों के कुल जमा राशि वह प्रतिशत भाग जिस पर रिवर्स बैंकों के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। इसकी दर जितनी ऊंची होती है बैंक का साख सृजन क्षमता उतनी ही कम होती है। वर्तमान में CRR का दर जो 4.5% है। नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि और कमी के प्रभाव बैंक दर में वृद्धि कमी का प्रभाव का सामना होती है। और वैधानिक तरलता अनुपात जो SLR किसी भी वाणिज्य बैंक के कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जो नगद स्वर्ण एवं विदेशी मुद्रा के रूपों में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। बैंकों को वित्तीय संकट का सामना करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है। जो बैंकों को वित्तीय संकट की सामना करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी व्यवस्था लागू किया गया है। SLR जो वर्तमान में 18% है। वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि और कमी के प्रभाव बैंक दर को वृद्धि एवं कमी का प्रभाव समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है? इनमें से कौन सा महारत्न नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी होगा। जो BSNL है महारत्न नहीं है, नवरत्न में शामिल है। तो आइए इसे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो 1717 पोस्ट के पीटी में पूछा और मेंस में भी पूछा हुआ है। जो सार्वजनिक उपक्रम में BSNL महारत्न में नहीं, वर्तमान में इसका निर्देशक हैं BSNL का निर्देशक PK पुरवार हैं। BSNL की स्थापना 15 सितंबर 2000 को किया गया था। भारत में सर्वप्रथम 1997 ईस्वी में केंद्रीय लोक उद्योग विभाग द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। जो BSNL का दर्जा नवरत्न में दिया गया है। 1997 में दर्जा मूलतः 9 कंपनियों को दिया गया था और 2009 में इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में महारत्न का दर्जा सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों को देने का निर्णय लिया गया था। भारत में लोक उपक्रम में महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न दर्जा दिया जाता है। जो 3 प्रकार के रत्न होते हैं, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है। तो आइए महारत्न का देने का दर्जा क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। महारत्न योजना का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में अपनी कारोबार का विस्तार करने तथा विश्व में सबसे बड़ी कंपनियों के रूपों में उभरने में समर्थ करना। महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कंपनी को दिए गए निर्देश। आइए किन किन महारत्न कंपनी में शामिल होने के लिए क्या क्या शर्त है। उससे नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, वह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांक वृद्धि हो और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति हो। पिछले 3 वर्षों के दौरान उसका औसत सालाना कारोबार जो 25,000 करोड़ से ज़्यादा हो। पिछले 3 वर्षों के दौरान उसकी औसत सालाना शुद्ध संपत्ति जो 15 करोड़ हो, 15,000 करोड़ हो। कर अदायगी या बाद पिछले 3 वर्षों के दौरान उसकी औसत सालाना शुद्ध 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। महारत्न कंपनियों बिना सरकार की मंजूरी के अपनी परियोजना का कुल मूल्य का 15% तक निवेश करने के लिए मुक्त होगी, परंतु इसे निवेश 5,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। वर्तमान में कुल 13 सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग महारत्न दर्जा दिया गया है। महारत्न दर्जा जो 13 कंपनियों को दिया गया है। तो आइए उन 13 कंपनियों को देखते हैं।
भारत हवेल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसका निर्देशक है नलिन सिंघल, जो मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1956 में हुआ था। इससे 2022 में गोल्डन पीके पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से भी विजेता किया था। दूसरा देख लेते हैं, कोल इंडियन लिमिटेड CIL। तीसरा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर ऑफ कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका निर्देशक जी कृष्ण कुमार हैं, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और स्थापना 1952 में हुआ था। और ये भी 2022 में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन में पुरस्कार विजेता हुआ था। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भी, गेल लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसका निर्देशक परमिंदर चोपड़ा है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और स्थापना 1986 में हुआ था। यह 11वीं महारत्न कंपनी प्राप्त करने वाली है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, इसका निर्देशक विवेक कुमार देवागन है। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है, जो 1969 ईस्वी में यह 12वीं महारत्न कंपनी है। और 13वां, ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो इसका निर्देशक डॉक्टर रंजीत रथन, इसका मुख्यालय दिल्ली याजना, जो असम में है। 1959 में जो 13वीं महारत्न कंपनी है। आइए अब नवरत्न कंपनियों को देख लें। जो महारत्न 13 कंपनी थी और नवरत्न कंपनियां जो 14 है। जो पहला, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो 1954 में इसकी स्थापना किया गया था। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो 1988 में। इंजीनियर्स इंडियन लिमिटेड, जो 1965 में इसकी स्थापना। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो 1940 में। महानगर टेलीफोन कंपनी लिमिटेड, 1986 में। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो 1981 में इसकी स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, जो 1960 में। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, जो 1960 में इसका स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, 1958 में। नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो 1986 में। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, 1982 में। और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1961 में। रेल विकास निगम लिमिटेड, निगम लिमिटेड 2003 में किया गया था। और ONGC लिमिटेड, जो 1965 में। और लास्ट को 14वां देखते हैं, राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजेशन, जो 1978 में इसको स्थापना किया गया था। यह सभी नवरत्न कंपनियां हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 28वां। निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचांक के संबंध में गलत कौन सा कथन है? तो आइए देखते हैं। सूचांक के 3 आयाम, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, सही है। सूचांक के प्रत्येक आयाम में समान भाग दिया गया, हाँ सही है। सूचांक में 10 प्राचलन शामिल है, हाँ। प्रत्येक प्राचलन को समान भार नहीं, आपका ऑप्शन डी होगा। जो प्रत्येक प्राचलन को समान भार नहीं दिया गया, प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया था, तो आपका ऑप्शन डी होगा। जो भारत में गरीबी का कोई सर्वमान्य मापदंड अब तक विकसित नहीं हो पाया है। योजना आयोग के ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति जो 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा प्राप्त करने वाले को गरीबी कहते हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति 2011-12 में शहरी क्षेत्र में 33.33 और ग्रामीण क्षेत्र में 27.20 से कम आय अर्जन करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे रखा गया है। गरीबी और निर्धनता सभी पराया है। जीवन के लिए न्यूनतम उपभोक्ता आवश्यकताओं को प्राप्त करने की योग्यता और न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित न्यूनतम मानवीय आवश्यकता शामिल
किया गया है। जो गरीबी मूल्य वंचना से संबंधित है। यदि समाज का एक बड़ा हिस्सा वंचन निधनता से पीड़ित है, यह जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक समृद्धि अर्थहीनता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे? भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय नियोजन वस्तुकार पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था और केसी नियोगी की अध्यक्षता में सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर योजना आयोग का स्थापना किया गया था और 15 मार्च 1950 को जनमत के प्रस्ताव पर योजना आयोग का स्थापना किया गया था। सर्वप्रथम रूस में 1928 में नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआत किया गया था। केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम पूर्वी सोवियत संघ में अपनाया गया था। भारत में आर्थिक नियोजन संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 में वैश्विक सरय पुस्तक प्लांट इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया में आई थी। इस पुस्तक को भारत में विकास के लिए 10 वर्षों का कार्यवर्ष प्रस्तुत किया गया था। 1944 ईस्वी में बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बम्बई प्लान प्रस्तुत में किया गया और 15 वर्षों का सूत्रबद्ध योजना की गई थी। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार अर्देशीर दयाल थे। 1944 ईस्वी में भारत सरकार के नियोजन एवं विकास विभाग का नामक नया विभाग खोला गया। इस वर्ष श्रीमान नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई। 1945 ईस्वी में श्री एम.एन. राय ने जन योजना बनाई और 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित किए थे। स्वतंत्र पश्चात 1947 ईस्वी में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुई और बाद में इस समिति का सिफारिश जो 15 मार्च 1950 के योजना आयोग का गठन और गैर संवैधानिक और परामर्शदायित्री का निकाय के रूपों में किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत की पहले पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 15 अगस्त 1914 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। 15 अगस्त 1924 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, जो 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार की योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग का गठन किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NIT आयोग, नीट आयोग। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच चला था, जो हैराडे डोमाल मॉडल पर आधारित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास का आरंभ करना। इस योजना में कृषि का उच्च प्राथमिकता दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 51 के बीच, जो PC मालानोबिस मॉडल पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना। इसमें भारी उद्योग एवं खनिजों का उच्चतम प्राथमिकता दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। जो विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण करता है, करेंसी जारी करता है, जनता से प्राप्त जमानत पर ब्याज देने का कार्य जो बैंकों का होता है, RBI का नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन C होगा। जो RBI जनता का बैंक नहीं है, RBI व्यावसायिक बैंकों का बैंक है। RBI भारत सरकार का भी बैंक है। RBI भारत में मौद्रिक नीति का घोषणा करता है। वित्त मंत्रालय का आर्थिक समीक्षा जारी करता है। RBI भारतीय रिजर्व बैंक है, जो इसकी स्थापना जो 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत
की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण जो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। सर आर्चबर्न स्मिथन ने 1935 से 37 के प्रथम गवर्नर थे। प्रथम भारतीय गवर्नर एवं देश की स्वतंत्रता के समय गवर्नर सर सी.डी. देशमुख थे 1943 से 49 के बीच। वर्तमान में शक्तिकांत दास इसके गवर्नर थे। रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय जो मुंबई में है, इसका स्थानीय प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में और कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? जो मौद्रिक नीति का संचालन करना, साख का नियंत्रण करना, मुद्रा जारी करता, बैंकों के रूपों में देखना, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था को विनियमित करना, सरकार के बैंकर एजेंसी एवं सलाहकार की भूमिका अदा करना, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करना, विदेशी विनिमय दर का नियमित करना, विकासात्मकता भूमिका निभाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तिलहन में वृद्धि का कारण क्या है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो पीली क्रांति है यह तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति जो दाल के गरीबों का दूध कहा जाता है, दाल को गरीबों का दूध कहा जाता है। नवंबर 2004 ईस्वी में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुआ था। जो यह उपयुक्त प्रश्नों की व्याख्या जो 26/11/8 जो 2018 में किया गया है उसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस राज्य का शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? आइए, तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो केरल का शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। जो भारत केरल राज्य का शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। भारत में शिशु मृत्यु दर वर्तमान में 30% प्रति हजार है। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य जो केरल है। सबसे ऊंचित जीवन स्तर केरल राज्य का है। सर्वाधिक लिंगानुपात जो 1084 पे 1000 पुरुष जो केरल में ही है। जन्म दर जो उच्चतम जन्म दर किस राज्य का है? जो बिहार का है, जो 26.2% है। उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान पर 25.6%। मध्य प्रदेश का जो 24.6 है और राजस्थान का 24 है। और न्यूनतम जन्म दर वाला राज्यों को देख लेते हैं, जो पहला पर गोवा है 12.4%, दूसरा पर नागालैंड है 12.9%, तीसरा पर त्रिपुरा है 13% और चौथा पर केरल है जो 13.9%। संघीय क्षेत्र में जन्म दर जो उच्चतम दादर नगर हवेली का है जो 22.9 है। न्यूनतम अंडमान निकोबार का है जो 11.2 है। और राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर जो 20 है। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर जो पूरा भारत में 20 है। उच्चतम मृत्यु दर वाले राज्य देख लेते हैं। सबसे अधिक मृत्यु दर किस राज्य में होती है? जो छत्तीसगढ़ में जो 8% है। दूसरा पर ओडिशा है जो 7.3 है। तीसरा पर केरल है 6.9 है। और चौथा पर हिमाचल प्रदेश है जो 6.9 है। केरल हिमाचल प्रदेश सेम है। न्यूनतम मृत्यु दर वाला राज्य जो मिजोरम, नागालैंड जो प्रथम पर है, मिजोरम दूसरा पर है 4.1, मणिपुर जो 4.5 है और सिक्किम चौथा पर है जो 4.5। संघीय क्षेत्र के मृत्यु दर देख लेते हैं। उच्चतम पांडुचेरी का है जो 6.9 है और न्यूनतम दिल्ली का है जो 3.3 है। राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु दर 6.2 है। शिशु मृत्यु दर, शिशु का मृत्यु दर, उच्चतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्यों को पहले देखते हैं 4 टॉप 4। मध्य प्रदेश जो 48 है, उत्तर प्रदेश 43 है, असम 41 और छत्तीसगढ़ भी 41 है। न्यूनतम शिशु मृत्यु दर को देख लेते हैं, जो नागालैंड में 4 है, मिजोरम में 5 है, गोवा में 7 है, केरल में 7 है और सिक्किम में भी 7 है। संघीय क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेशों में देख लेते हैं। उच्चतम जो दमन दीव में जो 16 है और न्यूनतम आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 है। राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर जो 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो जिनेवा में है। तो आइए इसका बेहतरीन डिस्कशन देखते हैं। जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। गेट का स्थापना जो 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1995 को। WTO विश्व व्यापारिक की सर्वोच्च संस्थान है। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम है। विश्व आर्थिक मंच पर मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपका मैथ रीजनिंग भी मेंस में पूछा जाता है। जो रीजनिंग का क्वेश्चन दिए गए है, कुल संख्या त्रिभुज की कुल संख्या इसमें ज्ञात करना है। तो इसमें 5 5 5, आप फिर इसमें 1 जोड़ लीजिएगा तो आपका ऑप्शन डी होगा 15। आप फिर इसमें 4 4 जोड़िएगा 2 6, आपका ऑप्शन डी होगा 28 आएगा। सॉरी 8 8 जोड़ना है, सभी में 8 8 जोड़कर प्लस 2 2। भारतीय संविधान के प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। भारतीय संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेशन किया गया है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो भाग 4 के ए में किया गया है। जो भाग 4 के मौलिक कर्तव्य जो 551 के क में जोड़ा गया है। जो मौलिक कर्तव्य का संविधान के भाग 4 के ए में 42वें संविधान संशोधन 1976 में समावेशित किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ रूस से अपनाया गया है। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। आरंभ में 10 मौलिक कर्तव्य का ही प्रावधान किया गया था और 86वें संविधान संशोधन करके 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य माता पिता द्वारा प्राथमिक शिक्षा देनी चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और वर्तमान में संविधान का भाग 4 का ए जो अनुच्छेद 51 के ए के अंतर्गत 51 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को उत्तरदायित्व को बतलाता है। मौलिक कर्तव्य का पालन करने का कोई बाध्यता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पृथ्वी का ईश्वर का अवतार है। राज्य पृथ्वी का ईश्वर का अवतार है, किसने कहा था? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो हेगले ने कहे थे। हेगले। जो राज्य पृथ्वी के ईश्वर का अवतार है, उपयोग कथन हेगले के द्वारा कहा गया था। राज्य के 4 तत्व होते हैं, जो भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, इस प्रकार के 4 होते हैं। हेगले ने जर्मनी का स्टुटगार्ट के रहने वाले थे। हेगेल जो प्रसिद्ध रचना न्याय का सिद्धांत था। अरस्तु यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। अरस्तु प्लेटो का शिष्य एवं सिकंदर महान का गुरु थे। प्लेटो यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इनका गुरु सुकरात थे। रिपब्लिक प्लेटो द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ थे। सुकरात ने कहा था कि एक ईश्वर ईमानदार आदमी हमेशा एक बच्चा होता है। एक ईमानदार आदमी हमेशा एक बच्चे होता है। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? जो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का दर्शन एवं आत्मा कहा जाता है। संविधान के उद्देश्य एवं प्रस्तावना के संविधान का कुंजी भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उल्लेखित शब्द हम भारत के लोगों से है और भारत के नागरिकों की सर्वोच्च संप्रभुता उद्घोषणा करता है। अब तक प्रस्तावना के सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, जो सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया है। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी।
और जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया, स्वीकार किया गया। संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव का स्वीकृति के पश्चात संविधान रचना के विभिन्न पहलुओं को निपटने हेतु विभिन्न समिति गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान का निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्ष जो भीमराव अम्बेडकर थे। जय हिंद, जय भारत।